नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है एक नए सेशन के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं पटवार के पुराने पेपर। जी हाँ, एक तरफ अपना भारत का भूगोल चल रहा है पटवार के लिए, खासकर अन्य एग्जाम के लिए भी वो महत्वपूर्ण है जहां पर ये टॉपिक दे रखा है। फिलहाल एक सेशन और शुरू कर रहे हैं पटवार के पुराने पेपरों का निचोड़। पुराने पेपरों में जितने भी राजस्थान के कला व संस्कृति से संबंधित सवाल पूछे गए उनकी ये सीरीज चलेगी। 20 से 25 मिनट की छोटी छोटी क्लासें होगी। उनमें सारे जो सवाल है उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा, वो भी व्याख्या सहित। जहां जहां इंपॉर्टेंट फैक्ट और आने चाहिए उनको भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो इस सेशन से कभी मत चूकना भाई, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं या इसके इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। आप कहीं पे भी उठा के देख लो, पुराने जो पेपर है उन्हीं से सवाल आते हैं या इनके अगल बगल से आते हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं गोल गुरु एकेडमी से। टेलीग्राम चैनल जो अपना ये दे रखा है इसको भी ज्वाइन कर लें। प्ले स्टोर से जाके अपना ऐप है गोल गुरु एकेडमी के नाम से, इसको भी डाउनलोड कर लें ताकि आपको अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाई। आज का पहला सवाल लेते हैं और इसमें जितने भी सवाल है पटवार के पुराने पूछे गए सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है। ये 4 कथन दिए गए हैं, इनको देख के बताना है कि कौन सा चिरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है भाई, बारे में नहीं का पूछा है, यहां पर गलत छपा है, नहीं का पूछा है। तो देखिए, क्या 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है? बिल्कुल, 1273 ईस्वी में चिरवा शिलालेख कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण किया गया है। क्या इसके प्रशस्तिकार कौन है भाई? रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार है। कौन से? चिरवा शिलालेख के। 1273 संस्कृत भाषा, प्रशस्तिकार रतन पद्र सूरी, रतन प्रभ सूरी। और इसके शिल्पी कौन है भाई? शिल्पी आपके देलन। तो 4 बातें इससे निकल के आती है। 1273 संस्कृत भाषा, रतन प्रभ सूरी और देलन, ये किससे संबंधित है? चिरवा शिलालेख से। इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि राजपूतों का जो है जन्म अग्निकुंड से हुआ है या राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ये कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या 1 और 2 नहीं है? क्या 1, 2 और 3? अपना राइट आंसर यही हो जाएगा भाई। 1273 संस्कृत भाषा, रतन प्रभ सूरी और दहलन, ये चिरवा शिलालेख से संबंधित है। देख लेते हैं चिरवा शिलालेख कहां पर है भाई। ये आपके चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है चित्तौड़गढ़ में? समाधीश्वर मंदिर में। समाधीश्वर मंदिर में, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में चिरवा शिलालेख उकेरित किया गया भाई। अगला सवाल लेते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? क्या वो चिरवा शिलालेख है? इसको हमने अभी देखा। चिरवा शिलालेख के बारे में जानकारी, सर्ग ऋषि का शिलालेख या बिचौलिया शिलालेख? ये बिचौलिया नहीं है भाई, बिजोलिया शिलालेख है। ये बिजोलिया वही है जहां 1897 से लेकर 1941 तक क्या चला? आंदोलन चला था। कौन सा? भारत का पहला सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन, 41 वर्षों तक, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, जिसको 3 पार्टों में हम पढ़ते हैं। पहले का कौन नेतृत्व करता है, दूसरे का कौन करता है, तीसरे का कौन करता है, वो आगे की बात है। फिलहाल यहां पर देखो, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण, क्या अपराजित में बोला गया है? जी नहीं, वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को कहा गया है। वो कौन से शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख चौहानों से संबंधित है भाई। बिजोलिया शिलालेख में इनको वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ये कहां पर है? ये आपके भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा में ये प्रेरित किया गया है। और कौन से मंदिर में? पार्श्वनाथ। ठीक है भाई, याद रखोगे बिजोलिया शिलालेख। ये जानकारी किसका देता है? ये जानकारी देता है आपको अजमेर वे, अजमेर वे शाकंभरी चौहानों की, अजमेर वे शाकंभरी चौहान वंश की जानकारी ये देता है। कौन सा शिलालेख? आपके बिजोलिया शिलालेख। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? आपको इनमें से कथन बताने कौन से हिंदू त्योहारों के बारे में बिल्कुल सही है, कौन से गलत है। तो देख लेते हैं भाई। पहले अक्षय तृतीया, जिसे हम क्या बोलते हैं? आखातीजी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसे?
आखा तीज भी बोलते हैं। सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह इसी पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक के साथ फ्री अबूझ सवा है, बिना पूछे पंडित को, बिना पूछे इंग मायने कहीं हुए ब्याह कर दे, और दो बडोड़ान पढ़ना हो जाए, दो छोड़ गया नहीं यानी बंग सगे फ्री कर दे। मतलब सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया। बिल्कुल भाई। तीज हमने 3 पढ़ी, तीज पढ़ी। तीज एक तो छोटी तीज, एक बड़ी तीज, और एक है आखा तीज। आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये कब आती है? ये आती है वैशाख में आती है, वैशाख में आती है। ये कब आती है? ये श्रावण में आती है। और ये कब आती है? भाद्रपद में आती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जो है वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज को सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कदली तीज ये भी बोला जाता है। तो ये कब आती है? आखा तीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। अब देखिए निर्जला एकादशी, मैंने एकादशी पढ़ाई थी आपको। निर्जल मतलब सबसे पहले जल में सुलाने वाली वो बात। तो ये निर्जला एकादशी कब आती है? देखो जेठ माह में, जेठ का तावड़ा पड़े ना, जेठ का तावड़ा पड़े जन कहीं में पानी की जरूरत हुआ है। वैसा अगर जेठ में तावड़ा पड़ा करे, बढ़िया तावड़ो जेठ में पड़ा करे, तो जेठ में पानी की जरूरत हुआ है। तो निर्जल कैसे जल? निर्जल कब आती है? जेठ मास में शुक्ल पक्ष है भाई। पानी कहता होता काला थोड़ी होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। शुक्ल पक्ष एकादशी, एकादशी तो एकादशी, तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, और अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। ये दोनों ही नीचे ऑप्शन में दे रखे हैं। इनके आगे चैत्र माह है, यहां पर आषाढ़ है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ऊपर वाले दोनों सही है, तो कथन सही का पूछा है, कौन से बताओगे? क्या 1 और 2? अपना यही सही हो जाएगा, बगैर किसी ज्यादा समय के। आगे चलते हैं भाई, 1 और 2 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? मोखरी राजवंश के कितने अभिलेख यहां से प्राप्त हुए? क्या 5, 3, 4 या 7? तो देखिए भाई, यहां से 3 मोखरी युग पे प्राप्त होते हैं। एक तो आपके बलवंत सिंह का, एक आपके सोमदेव का, एक आपके बल सिंह का। मोखरी राजवंश के 3 जो राजा हुए हैं, इनके यूप यहां से प्राप्त हुए हैं, यूप अभिलेख प्राप्त हुए तीनों। कहां से? बड़वा ग्राम कोटा से। कितने प्राप्त हुए? 3। ये पटवारी में पूछा गया सवाल है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अरे अलाउद्दीन खिलजी बोले तो एक विद्रोही सेनापति था, जिसको रतन सिंह ने क्या करा, सॉरी हमीर देव ने क्या करा, उसको शरण दी, जिससे क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव की जो है क्या है, दुश्मनी पनप गई थी। कहां पर शरण दी? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। क्या अमीर खां पिंडारी था, मीर अलाबेदे खां था, मीर जुबेर खां था, या मीर मोहम्मद शाह? तो देखिए भाई, अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह सेनापति था कौन? मीर महमूद शाह। मीर मोहम्मद शाह था, जिसको हमीर देव ने क्या करा था? शरण दी थी। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण 1301 ईस्वी में आक्रमण कर दिया जाता है। कहां पर? रणथंभौर में। रणथंभौर में एक ये दुर्ग जीत लेता है, एक ये कूटनीति से जीत जाता है। हमीर जो है, हमीर हट के लिए जो प्रसिद्ध है, हमीर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और रंग देवी या रंगा देवी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? राजस्थान का पहला साका। राजस्थान का पहला साका कहां पर होता है? रणथंभौर दुर्ग में होता है। जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव पर आक्रमण करता है, कूटनीति से जीत जाता है, हमीर देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और रंगा देवी जो है जोहर कर लेती है। कुल मिलाकर राजस्थान का पहला साका ये बोला जाता है। आगे चलते हैं भाई। सुमेलित करने एक तरफ संप्रदाय प्रमुख पीठ है, गुदड़ संप्रदाय। अरे कहीं है गांव में, कहीं है बिस्तरन आज भी गुदड़ा केवे ना गुदड़ा, और उठता ही कहीं वे बढ़िया नींद लिए उठे जन कहीं करे हंसे दांत काटे।
दांत काटने से कैसे याद रखोगे? गुदड़ संप्रदाय, मतलब उड़ते ही गुदड़े साउंटने, गुदड़े साउंटते हुए, कैसे घर वाले बोलते हैं ना, गुदड़े साउंट ले दांत मत काट। तो गुदड़े संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय से दांतड़ा, दांतड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये तो ये होगा, गुदड़ संप्रदाय कहां पर है? प्रमुख पीठ इसकी दांतड़ा भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय, नवल 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 बना, ये जोधपुर में, जोधपुर में है। चरणदास जी, चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में है भाई। अलखिया, अलखिया, अलखिया संप्रदाय कहां पर है? ये बीकानेर में, लालगिरी द्वारा, लालगिरी ने इसको स्थापित किया था इस पीठ को, तो लालगिरी द्वारा। अलखिया कहां पर है? बीकानेर। चरणदास जी दिल्ली, नवल संप्रदाय जोधपुर, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। अब मिला देते हैं, पहले में दो, तो ऐसे देखा करो भाई, ये तो सीधा ही मिल गया अपने को, ज्यादा टाइम भी नहीं खाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, सॉरी ये नहीं होगा। पहले में पूछा ना ए में दो, ए में दो इनमें से होगा, फिर बी में एक, बी में एक, ये यहां पर मिल रहा है, इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा। गुदड़ संप्रदाय दातरा, नवल संप्रदाय आपके जोधपुर में, चरणदास जी दिल्ली में, अलखिया बीकानेर में। आगे चलते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या थी भाई? दामनी क्या था? क्या ओढ़नी का एक प्रकार है? कलात्मक जूतियां हैं, जूतियां तो क्या कहलाती है? मोजड़ी कहलाती है भाई, मोजड़ी कहलाती है ना जूतियां। एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। तो भाई देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या था? एक ओढ़नी का प्रकार था, एक ओढ़नी का प्रकार था। दो ओढ़नी और याद रख लेना, केरी बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी, और तारा बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी। ये किन में प्रसिद्ध है भाई? आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दामनी क्या थी? ओढ़नी का एक है प्रकार। महाराणा कुंभा, अरे ये वही है जो सारंगपुर विजय 1437 जीत कर आते हैं, 1440 से लेकर 1448 तक है विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोसों में विभक्त था भाई? संगीत राज की बात की जा रही है। देखिए, कुंभा द्वारा संगीत राज लिखा गया, संगीत मीमांसा लिखा गया, संगीत राज लिखा गया, संगीत मीमांसा लिखा गया। तो क्या ये देखिए भाई, संगीत राज कितने कोसों में था? क्या 7 में, 4 में, 9 में या 5 में? तो देखिए, कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारे, जयदेव की जो रचना थी उस पर टीका भी लिखी थी, मतलब खूब सारे इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये जो संगीत राज था ये 5 खंडों में विभक्त था। कितने खंडों में? 5 खंडों में। ये याद रखोगे, पटवारी में पूछा गया सवाल है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, चूड़ प्रबंध, ये सारी किसकी है? ये अपने कुंभा की। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है भाई? गुड़ला त्योहार, सबसे पहले गुड़ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये आपके जोधपुर में, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर में मनाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? 3 स्टार की बात करें तो जोधपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। अब देखिए, ये कब मनाया जाता है? क्या श्रावण शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, या भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है? तो देखिए, गुड़ला त्योहार जो है ये आपके कब मनाया जाता है? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। याद रखोगे, चैत्र माह, जब हिंदू जो महीना पहला शुरू होता है चैत्र महीना, उसका जो पहला पखवाड़ा होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। और किसी भी हिंदू जो माह होता है उसका पहला जो पक्ष होता है, पहला पखवाड़ा होता है, वो कृष्ण पक्ष का होता है। अगला जो होता है वो शुक्ल पक्ष का होता है। जैसे ही फाल्गुन, मतलब होली जाने के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र महीना आता है। पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष आता है। जो अगली अष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसके दिन गुड़ला त्योहार मारवाड़ में मनाया जाता है। और ये कितने दिन तक चलता है भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र
शुक्ल तृतीया तक चलता है ये गुड़ला त्योहार। ठीक है, आगे चलते हैं। रामा, रामानाथा, अरे रामनाथ, दोनों को सामूहिक रूप से रामनाथ बोलते थे। वैसे रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे भाई? इससे तुम्हें नाम याद नहीं आ रहा तो दो नाम और याद रख लो, शिवदास और अमरदास। शिवदास व अमरदास ये भी किनसे थे? इसी चित्र शैली से संबंधित है भाई। रामा, नाथा, छज्जू, सेपू, शिवदास, अमरदास ये सारे क्या अलवर से थे? अलवर से तो वो थे भाई बक्सा जमुना, है ना? बक्सा, बक्सा जमुना ये वाले थे। क्या जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली या जयपुर शैली? इसे मेवाड़ शैली को क्या बोलते हैं? चित्र शैलियों की जन्मदायिनी बोलते हैं। मेवाड़ शैली सभी शैलियों की जन्मदायिनी बोली जाती है। तो देखिए भाई, रामा, नाथा, छज्जू, सेपू ये जो थे ये आपके जोधपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, याद रखोगे। जयपुर शैली वही है जिसमें आदम का चित्र बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ईश्वरी सिंह का। कमेंट बॉक्स में बताओ। 17 जुलाई 1946 की बात है और लगभग इसके एक साल बाद अपना देश स्वतंत्र हो गया था। इससे पहले एक कांड हुआ था। कौन सा कांड? राय सिंह नगर कांड, राय सिंह नगर गोली कांड। ये कहां पर हुआ था? आपके बीकानेर में। राय सिंह नगर गोलीकांड बीकानेर में शहीद हुए थे कौन? बीरबल। इन्हीं की याद में बीरबल दिवस मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, पटवार में भी ये 2016 में सवाल पूछा गया है। तो 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? आई गया, बीकानेर में मनाया गया था। कौन से राज्य में? बीकानेर में मनाया गया था बीरबल की याद में। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी। क्या सरदार हरलाल सिंह को बोला जाता है? घनश्याम दास बिड़ला को बोला जाता है? सेठ घनश्याम दास बिड़ला। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को बोला जाता है या राधा स्वामी बोहरा को बोला जाता है? तो देखिए, मास्टर प्यारेलाल सबसे पहले बात कर रहे थे। इनके द्वारा श्री कृष्णा लाइब्रेरी, श्री कृष्ण पुस्तकालय, पुस्तकालय की स्थापना की गई थी भाई, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा। इनको क्या बोला जाता है? चिड़ावा का गांधी बोला जाता है। चिड़ावा के गांधी कौन? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को बोला जाता है। राजस्थान के गांधी कौन है भाई? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, सिरोही निवासी गोकुल भाई भट्ट। वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी कौन है भाई? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, पांड्या। अब देखिए, गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन कहलाते हैं? गांधी जी के पांचवें पुत्र ये कहलाते हैं आपके जमनालाल बजाज। ये फैक्ट और है भाई, ये भी साथ साथ में याद कर लेना। तो चिड़ावा के गांधी कौन है? प्यारेलाल गुप्ता। आगे देखिए, अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे बंखोटे, अरे पहली होता है यानगला। इस तरीके से आप तो क्या है, नई जनरेशन और लेट पैदा हुए थे। हम है 20वीं सदी के, आप हो 21वीं सदी के। ज्यादातर 21वीं सदी के मिलेंगे। 20वीं सदी वालों ने ये जरूर देखा है। अरे 20वीं सदी वाले इतने लकी है कि उन्होंने पिछले वाली सदी भी देखी है और आगे वाली सदी भी वो देखेंगे, वर्तमान वाली भी देख रहे। सारे हमने 50-50 लोग एक साथ बैठ के मैच देखे हैं। अब लोगों ने देखे क्या? हमने चक्रे चलाए हैं बचपन में, गुल्ली डंडा खेला है, उठ गए ये सारी चीजें, मालदड़ी खेली है, सारी चीजें उठ गई है आजकल, है ना? तो गोरे बंखोटे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? क्या ओजियाना? ओजियाना कहां पर है भाई? ये भीलवाड़ा में।
ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना भीलवाड़ा। कालीबंगा कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। जोधपुरा कहां पर है? पुराने जिलों के हिसाब से ये जयपुर में। वर्तमान में आप कमेंट बॉक्स में बताओ, पुराने जिले के हिसाब से कहां पर है? जयपुर में। वर्तमान के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताओ जोधपुरा कहां पे हो गया अब देखिए, अनाज रखने के बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से? आर्य सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आर्य सभ्यता की यदि बात करें तो इसकी खोज 1953 में कौन करता है भाई? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की जाती है। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। उत्खनन कौन करता है? उत्खनन एच.डी. सांकलिया के द्वारा। एच.डी. सांकलिया के द्वारा। सांकलिया के द्वारा किया जाता है। ये कैसी सभ्यता है भाई? ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है। कौन सा शतात्मक? पितृ शतात्मक। पितृ शतात्मक सभ्यता है। कैसे है भाई? क्योंकि ग्रामीण सभ्यता, आप भी पता है कि आज भी क्या है, ग्रामीण सभ्यता में पितृ शतात्मक है। और यदि कालीबंगा की बात करें तो ये कैसी सभ्यता है? ये मात्र शतात्मक सभ्यता है। तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन, एच.डी. सांकलिया के द्वारा ग्रामीण सभ्यता पितृ शतात्मक। इसे क्या बोलते हैं भाई? आघाटपुर या अघाटपुर। धूलकोट, धूलकोट भी बोला जाता है। एक हमारे खाटू के पास भी छोटा सा गांव धूलकोट। और ताम्बरवती बोला जाता है। ताम्बरवती बोला जाता है क्योंकि यहां पर है तांबे गलाने की भट्टी मिली है। गलाने की भट्टी, गलाने की भट्टी मिली है। तांबर नगरी कौन सी कहलाती है भाई? तांबर जननी। तांबर जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं। ये कहां पर है? सिक्कर में। तो कितनी चीजें आपके कंप्लीट हुई भाई इस एक सवाल से? ये थोड़ा अलग कर देता हूं मैं, क्योंकि तुम क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, गोरे बंखोटे अनाज रखने के कोटे कहां से मिले? आर्य से मिले। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी उत्खनन किया जाता है, एच.डी. सांकलिया के द्वारा। ठीक है भाई। ग्रामीण सभ्यता है, पितृ शतात्मक सभ्यता है। आगाटपुर, धूलकोट या ताम्रवती से बोला जाता है। तांबर जन्नी हम बोलेंगे गणेश्वर सभ्यता को। आर्य से तांबे गलाने की भट्टी मिली है। आगे चलते हैं। राजस्थान में आलनिया, अरे ओजियाना भीलवाड़ा, ओजियाना भीलवाड़ा। आलनिया को देखते हैं कहां पर है। आलनिया कहां पर है? आलनिया कोटा। आलनिया सभ्यता कहां की है? कोटा की है। कोटा आलनिया के प्रागैतिहासिक काल चित्रों की खोज किसने की थी? अरे यहां पर जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है वो किसके द्वारा की गई? यहां पर देखिए लोग कहां रहते थे? अरे जो चट्टानी क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्रों में रहते थे। चट्टानी क्षेत्रों में यहां पर क्या किया? शैल चित्रों का निर्माण किया। शैल चित्रों का निर्माण, यहां पर शैल चित्रों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी आपके डॉक्टर जगत नारायण ने। अरे जगत के नारायण, जगत के नारायण, जिनके द्वारा आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी, याद रखना। मारवाड़ में वीरता, साहित्य और सेवा के लिए सिरोपाव, ये क्या होती थी? अरे एक पुरस्कार होता था जिसमें आपको ड्रेस दी जाती थी, उसके साथ में और भी सजावट के सामान दिए जाते थे। शिरोपाव, ये होड़ लगी रहती थी कि मैं अपनी कौशल दिखाऊं, अपनी वीरता दिखाऊं, अपने साहित्य के क्षेत्र में अपनी नई नई चीजें दिखाऊं कि मैंने क्या रचा क्या नहीं रचा, सेवा भाव दिखाऊं। तो ये जब दिखाते थे राजा महाराजाओं के समय, तो फिर उनको सिरोपाव दिए जाते थे। तो सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था भाई? क्या पाल की सिरोपाव? अरे जब सिर्फ बिना हाथी के यहाँ पाल की दी जाती थी तो वो पाल की सिरोपाव कहलाता था। घोड़ा सिरोपाव, जब मुख्य रूप में घोड़ा दिया जाता था और साथ में सामान और दिया जाता था, वो घोड़ा सिरोपाव कहलाता था। हाथी सिरोपाव, इसमें हाथी दिया जाता था और कड़ा दुसाला सारी पाल की सारी चीजें दी जाती थी। मतलब सर्वोच्च कौन सा था? हाथी सिरोपाव था। कड़ा या दुसाला ये तो इसमें भी मिलता था भाई, और अलग से भी दिया जाता था, लेकिन सर्वोच्च कौन सा था? हाथी सिरोपाव था। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। पटवार 2016 में सवाल पूछा गया है।
ये कथन किसका है भाई? मुगल बादशाह जो है अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी राजस्थान हिस्ट्री के जनक कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम लिखित रूप में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था 1829 ईस्वी में। 2 किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी, पश्चिमी भारत की यात्रा और कौन सी दूसरी? कमेंट बॉक्स में बताओ। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली, कर्नल जेम्स टॉड इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज शैली की यदि बात करें, भूमिज शैली की बात करें तो इस तरीके से ही है भाई। है इस तरीके की शैली किसमें मिलती है? ये जो शैली है क्या नागर शैली है? बिल्कुल। क्या द्रविड़ शैली है? इंडो पर्शियन शैली है? बेसर शैली है? तो देखिए भूमिज शैली जो है किसकी उपशैली है? ये नागर शैली की उपशैली है। उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो कौन सी शैली चलती है? नागर शैली। अरे खंड शिखर होता है इनके मंदिरों में इस तरीके से ऊपर, तो नागर शैली उत्तर भारत में चलती है। और दक्षिण भारत में कौन सी चलती है? दक्षिण भारत के जो अधिकतर है मंदिर है वो कौन सी शैली के बने हुए हैं भाई? ये आपके द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। और इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिश्रण से कौन सी शैली का निर्माण हुआ है? इन दोनों के मिश्रण से एक नई शैली का निर्माण हुआ, उसे क्या बोलते हैं? बेसर शैली। बेसर शैली। दोनों के मिश्रण से, दोनों के मिश्रण से। तो 3 मुख्य शैलियां चलती है उत्तरी भारत में नागर शैली, दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों के मिश्रण से बेसर शैली जो भूमि शैली है वो नागर शैली की उपशैली। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था नेकी बल से। कौन बोल रहा है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि अपने बल के कारण उनको अपने अधीन कर लिया था? यह कथन किसने कहा था भाई? अच्छी बात कही थी कि महाराणा शक्तिशाली था, उसको बादशाह ने क्या है समझौते से अपनी ओर किया था, ना कि बल से। यह बात क्या सर टॉमस रो ने कही, सरकार ने कही, जेम्स टोड ने कही, या बेनी प्रसाद ने कही? तो ये बात कही थी सर टॉमस रो के द्वारा, सर टॉमस रो के द्वारा ये बात कही जाती है। आगे चलते हैं। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है भाई? उंदरिया पंथ, उंदरा पंथ, उंदरिया पंथ ना, आपको याद रखने के लिए बोला जा रहा है बस, अन्यथा ना ले किसी भी चीज को। उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? क्या भीलू में, मीणाओं में, सेरियाओं में, या ग्रासियाओं में? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। राजस्थान में उंदरिया पंथ किसके लिए? ये भीलू में प्रचलित है भाई। किन में? भीलू में प्रचलित है। भील सर्वाधिक कहां मिलते हैं आपको? दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन वाले क्षेत्रों में भील सर्वाधिक आपको मिलते हैं। आगे देखिए भाई, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, रट लेना। रट लेना ये समझ लेना, रट लेना कुछ भी कर लेना, लेकिन भूलना मत। पूछा जाता, बार बार पूछा जाता। कम से कम हम सारे जब पेपर हल करेंगे ना, पुराने सारे पेपर हल करेंगे, उनका सबका पोस्टमार्टम करेंगे, और मेरी गारंटी है पुराने पेपरों से आपको 80% पेपर देखने को मिलेगा। मैंने निजी अनुभव किया है, मैं पुराने पेपर देख के गया था लैब असिस्टेंट 2022 ज्योग्राफी में, और ईमानदारी से बता रहा हूं मेरे को 50 सवाल में से 44 सवाल रिपीट मिले थे। क्यों? 15 साल के पेपर के सवाल कितने हो जाते हैं? लगभग 30,000। अब 30,000 सवाल पुराने हैं, नए और कितने बनाएंगे भाई? उन्हीं में से क्या है वापिस से पूछे जाते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागफली व गजक नाम है किसके हैं? जोधपुर दुर्ग की तोपों के, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के, ठिकानों के वस्त्रों के नाम, या प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम? तो देखिए गुब्बारा, नुसरत, नागफली, किलकिला, सिंबुबाण, सिंबुबाण, बिच्छू बाण,
ये सारी क्या है, ये सारी की सारी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है भाई। किलकिला, सिंबु बाण, बिच्छू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये किसकी है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। रट लेना, छाप लेना अपने दिमाग में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे आज इतना ही चलेंगे। यहां थे अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको व्याख्या सहित हमने देखा। निश्चित तौर पे इन सवालों को हल करने पर आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। इसकी पीडीएफ के लिए अपना जो ऐप है गोल गुरु एकेडमी, जो जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।